गुड मॉर्निंग भाई सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग आ गए क्या? कितने लोग आ गए? 31। लास्ट क्लास में कितने लोग थे? किसी को पता है लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट कितने लोग थे? इतने ही थे तो मैं स्टार्ट करता हूँ। 30 से। तो सेम ही थे ना, कोई भागा तो नहीं है ना? ये कंफर्म कर। नो सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज लास्ट क्लास में तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं कोई टॉपिक के साथ। और आई थिंक लास्ट क्लास में हमने कुछ डिसाइड किया था क्या? ईद के पहले कुछ था क्या? कौन बोलेगा? अनाया जी बोले। लास्ट क्लास में क्या क्या डिसाइड हुआ था? अनाया इस्लाम बोलिए। Structure of atom. तमन्ना परवीन, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात चल रही थी। चलिए तो Basic स्ट्रक्चर ऑफ concept. एटम से ही स्टार्ट करते हैं, जनरल केमिस्ट्री से। ठीक है, तो जनरल केमिस्ट्री से जो 2-3 टॉपिक है वो स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद फिर कोई भी एक ब्रांच जो है वो पकड़ लेंगे। हमारी टीम भी बड़ी है तो ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर ब्रांच और भी मतलब लोग इन्वॉल्व किए जा सकते हैं ताकि बेटर लर्निंग हो। और मेरे मतलब समय की कमी होती है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग खत्म करते जाएंगे। तो जनरल केमिस्ट्री वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ें, चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ें, जनरल केमिस्ट्री तो क्लियर होनी ही चाहिए। तो एक बार जनरल केमिस्ट्री वाला पार्ट मैं आपका देख लेता हूँ, और इसमें आप स्टार्ट करेंगे अपन लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। ठीक है, साउंड कम आ रहा है क्या भाई? साउंड कम आ रहा है क्या? अहमद अली भाई, साउंड हाँ सर। ठीक है? अहमद अली भाई साउंड ठीक है तो बताइए, नहीं है तो फिर मैं माइक आइक की भी व्यवस्था है मेरे पास, कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है ना? स्टार्ट करें? हाँ सर जी। भाई मेरे को होस्ट बना दीजिए यार। कौन है भाई? मेरे को होस्ट ही नहीं बनाया, मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? बड़ी बड़ी बातें कर दी मैंने, स्टार्ट तो हो नहीं रहा। कहाँ गए भाई? अगेन सेम प्रॉब्लम है इसमें। ये प्रॉब्लम होती है। अब तो कोई टेक्निकल आदमी नहीं है क्या भाई? अगर किसी के पास पावर हो होस्ट बनाने का तो बताओ। स्टूडेंट के पास तो नहीं होगा। यहाँ पे कोई ना कोई प्रोफेशनल आदमी होना चाहिए। नहीं है क्या? किससे कॉल? सर आप खुद होस्ट बन सकते हैं। अच्छा, क्या सर आप तरीका है? खुद होस्ट बन सकते हैं। बताइए, तरीका बताइए।
सर मोर के ऑप्शन में क्लिक करके उधर में लॉग इन एज होस्ट है। मोर कहाँ से मिलेगा ऑप्शन भाई? नीचे मोर का ऑप्शन है। क्लेम होस्ट, हाँ ठीक है ठीक है। क्या बात है मैडम, कौन मैडम थी ये? सर मैं सैयदा महक अफरीन। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू सैयदा जी, क्या बात है। नहीं लेकिन इसमें एंटर द होस्ट की आ रहा है, अब क्या किया जाए? लॉग इन टू क्लेम होस्ट, यस लॉग इन। राम, चलो क्रेडेंशियल डाल के देखते हैं। नहीं हो रहा मैडम। सैयदी जी आपका जो ऑब्जर्वेशन था वो काफी अच्छा था, बट अफसोस साइन इन मांग रहा है। सर ये मतलब हर क्लास का ये प्रॉब्लम है, उसमें कोई है क्या अपना टेक्निकल आदमी? हम्म। क्योंकि बाकी बैचेस में तो वेक्टर एकेडमी आता है, वो सॉरी ये अपना अपना विजन 50 एकेडमी नाम से आता है, लेकिन इसमें नहीं है कोई भी। ठीक है। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा आई थिंक। हर हर क्लास में ये दिक्कत आ रही है, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिली है। हिजबुल्ला जी पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लास कब स्टार्ट होगा? हिजबुल्ला जी इसका जवाब अगर मेरे पास होता तो मैं फिर पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा होता। ठीक है। ये तो बायोलॉजी के स्टूडेंट आप हो, आप बताइए वायरस कब तक मरेगा? वायरस की कोई एज होती है क्या? नो। ठीक है, अनंत काल तक जिंदा रहता है। तो धीमे धीमे आई थिंक, क्योंकि मतलब बाकी मतलब धीमे धीमे अनलॉक के स्टेज में आ रहे हैं, बट जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे ही केसेस भी बढ़ रहे हैं। सो लेट्स सी, जहाँ तक है एक दो महीने, एक महीने तक तो कोई पॉइंट नहीं है क्लास स्टार्ट होने का, नहीं दिख रहा है मेरे को। बाकी एग्जैक्ट टाइमिंग तो पता नहीं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपकी क्लासेस वैसे भी कम ही है अभी हाल फिलहाल। ठीक है, क्यों कम है उसके पीछे दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि भैया शुरुआत है तो आप थोड़ा मतलब कोप अप कर पाएँ चीज़ों के साथ, नई चीज़ों के साथ। दूसरा क्या है, आप में से बहुत सारे लोग नीट का एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे, तो उन्हें अपनी अपनी तैयारी भी करनी है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको थोड़ा फ्री टाइम ज़्यादा हमने दे रखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा फ्री टाइम रहेगा। ठीक है, इन प्लान है कि आपकी कम से कम 3 या 4 क्लास पर डे की होंगी, लेकिन वो अभी होल्ड पे रखा हुआ है मैंने। देखते हैं कब ज़्यादा सूटेबल टाइम मिलेगा। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग नीट तो दे ही रहे हैं ना भाई? सभी लोग नीट का एग्जाम दे रहे हैं ना इस बार? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर मैं आपकी अभी से 4 क्लास लगा दूंगा तो लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी की टीम बहुत बड़ी, ऑफकोर्स मैं लगा सकता हूँ। लेकिन 4 क्लास लगाने से क्या, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा रिवीजन का, थोड़ा बहुत भी। जो आप लोग अपने पिछले 2 साल से आप जो मेहनत कर रहे हो वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे नुकसान ही है, इसलिए मैंने थोड़ा होल्ड पे रखा है। 2 2 क्लास ही आपको मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई होगी और खूब डिटेल में होगी, बट अभी के लिए थोड़ा लीनियंट सिस्टम रखा हुआ है आपके लिए। चलिए चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। अभी भी मैं होस्ट नहीं बन पाया हूँ, देखते हैं क्या ही कर रहा हूँ। फोन पे फोन आ रहा है बस, लेकिन कोई होस्ट नहीं बना रहा। हेलो।
चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए तो कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं। आप लोगों में से कौन मेरे को एटम की डेफिनेशन बताएगा? है कोई? Atom is the smallest particle of an element. वेरी गुड। और कोई इसके अलावा? सर आपको होस्ट मिल गया। Sir, the smallest particle of a chemical element that can exist. दैट कैन एग्जिस्ट। वेरी गुड। चलिए, Sir, fundamental building blocks of फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ व्हाट? any substance or matters. सब्सटेंस और मैटर। अच्छा, चलिए तो सबसे पहला डेफिनेशन जो मैडम ने दिया, पता नहीं नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन हाँ, स्मॉलेस्ट नाम की एक चीज आई है। चलिए, तो आप लोगों में से कई लोगों का मानना है कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी मैटर का। मतलब मैटर को तोड़ते जाएं तो हमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट मिलेगा, दैट इज एटम। तो ये बताइए, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या वो एटम से छोटे हैं या बड़े हैं? They are subatomic. तो वो एटम से छोटे हैं ना भाई? तो वो एटम से छोटे हैं। अगर वो एटम से छोटे हैं तो फिर एटम स्मॉलेस्ट कैसे हुआ? कभी आपने सोचा है? बोलिए। तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर, आपने आंसर दे दिया बहुत ही आराम से। वो आंसर क्या सही है? क्या इलेक्ट्रॉन एटम से छोटा नहीं है? क्या प्रोटॉन एटम से छोटा नहीं है? इनफैक्ट न्यूक्लियस भी बहुत छोटा है एटम से। तो फिर एटम स्मॉलेस्ट कैसे हुआ? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? चलिए, मैं आपसे एक अलग तरीके से सवाल पूछता हूँ। आप बताइए, सेल की क्या डेफिनेशन है? सेल बायोलॉजी में ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है। क्या बोलते हैं आप सेल के बारे में? बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय सेल? Fundamental unit of life. फंडामेंटल। Smallest Basic unit of structural life which functional can unit of life. independently exist. बिल्कुल सही बात है। तो ये जो चीज है जो आपने बोली है, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट, कि उसकी खुद की एग्जिस्टेंस होना। ठीक है, कई बार आप उसी चीज को फंडामेंटल से बात कर रहे हैं, ऑल्दो वो फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल इन बायो एंड केमिस्ट्री। दूसरी चीज आपने क्या बोली एग्जिस्टेंस के अलावा? क्या बोली आपने? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये टर्म जब स्मॉलेस्ट के साथ ऐड होंगे तब एटम नाम की चीज आएगी। अदरवाइज एटम की डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, बहुत ही वेग डेफिनेशन है कि स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज नोन एज एटम। दैट इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, वाई? बिकॉज अगर हम अपनी बात करें तो एज एन इंडिविजुअल हम सबसे छोटी आइडेंटिटी रखने वाली चीजें हैं, बट हम सब खुद 9 ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने हैं। हर एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन हैं। ऑफ कोर्स हर एक ऑर्गन अलग अलग टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना है। टिश्यूज के अंदर भी हम अगर जाएं तो सारे हम लोगों के अंदर एक्सेप्ट 1 सेल, ठीक है, बाकी सारी सेल क्या है? सेम टू सेम। केवल एक ही सेल है रिप्रोडक्टिव वाली जो अलग है। बाकी सारी सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है ये टर्म का ऐड होना, फंक्शनल, फंडामेंटल, एग्जिस्टेंस। समझ में आ रही बात? सेल अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, देन सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और द मिनिमम या स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स जिसकी खुद की एग्जिस्टेंस है, जिसकी खुद की कुछ वैल्यू है, खुद की स्टेबिलिटी है। सेल के जो ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, एसीआर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, अगर हम उन्हें सेल से अलग कर देंगे तो उनकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ में आ रही बात? वो अपने आप डाई आउट हो जाएंगे। बट सेल एज अ सिस्टम इज सेल्फ सस्टेनिंग, is having a life. समझ में आ रही बात? Having a stability. So that is the same thing applied on atoms also. ठीक है, एटम्स के अंदर नो डाउट बहुत सारे पार्ट है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, क्वार्क्स भी हैं, अब तो बहुत सारे आ गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है,
बट मेजरली आपके सिलेबस तक 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो नो डाउट एटम से छोटे हैं, बट उनकी खुद की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनके खुद के इंडिविजुअल फंक्शंस नहीं है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट कैन एग्जिस्ट फॉर इटर्निटी। समझ में आ रही बात? अनंत काल तक, जब तक कि हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन ना कराएं, तब तक एटम रहेगा। उसकी स्टेबिलिटी है, उसकी खुद की एग्जिस्टेंस है, वो खुद केमिकल रिएक्शंस कर सकता है, वो खुद डिसीजन मेकर है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो अपनी डेफिनेशन को बायोलॉजी से रिलेट करें। एटम इज सेम एज, मतलब एटम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ केमिस्ट्री एंड सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोलॉजी, यू कैन से, एंड बोथ आर हैविंग सेम डेफिनेशंस। ठीक है, जैसे एटम के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हैं। ठीक है, लेकिन जैसे एटम के सिंगल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो सब अपने आप डाई आउट हो जाते हैं, उनकी हाफ लाइफ है, उनकी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑन द सेम ग्राउंड सेल के भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनकी खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सेल के अंदर ही एग्जिस्ट मतलब कर सकते हैं। और यू गेट द पॉइंट? ठीक है, तो जब तक आप रिलेशंस नहीं बनाएंगे, जब तक आप एक सब्जेक्ट को अपना डिस्कार्ड करके चलेंगे कि नहीं केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का रिलेशन नहीं बनाएंगे फिजिक्स के साथ, बायो के साथ, तब तक आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे बेटर तरीके से। ठीक है, सो सबसे पहला जो ज्ञान है वो यही है कि भाई स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज व्हाट इज एन एटम। इसमें किसी को कुछ कहना है तो जरूर बोलिए, बोलिए। समझ में आया सबको या नहीं आया? बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात पक्की है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल लास्ट क्लास में भी दिया था। बार बार फोन आ रहा है भाई, क्यों इतना डिस्टर्बेंस? 2 मिनट 1 मिनट दीजिए। तो समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको एटम पता चल गया, तो अब एटम के जो कंपोनेंट्स उनके बारे में पता चलना चाहिए। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि केमिस्ट्री तो बदलती पल पल बदलती दुनिया है। ठीक है, आज से 3 साल पहले जब आप क्लास 9th में थे, तब आपने सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो बोलता है कि एटम को हम नहीं तोड़ सकते, या एटम जो है वो नहीं तोड़े जा सकते, इनडिविजिबल है। नाम ही एटम है, एटम का मतलब भी ग्रीक में यही होता है कि जिसको तोड़ा ना जा सके, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो। ठीक है, सो ऑफ कोर्स क्लास 9th में एटम की मतलब बारे में बातें स्टार्ट हुई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, और अगले 200 साल तक एटम को किसी ने तोड़ने की हिम्मत ही नहीं की। और नो डाउट एटम तोड़ना पॉसिबल भी नहीं था उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी नहीं था। आज तो हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन के बीच में कॉलिजन्स करा सकते हैं। ठीक है, आज हम एंटी मैटर की बात कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन है, ऐसे बेसिस है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बट आप सोचिए 1800 में 1700 में हमारे पास ऐसा कोई मशीन नहीं था कि हम आयोनाइजेशन करा पाए, हम एटम को तोड़ पाए। समझ में आ रही बात? केवल नेचुरल फिनोमिनास थे जिनको हम देख के कुछ ना कुछ क्यूरोसिटी जिनके अंदर है, वो नेचुरल फिनोमिना को देख के कुछ ना कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करें। समझ में आ रही बात? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नो डाउट 9th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन आप खुद जानते हैं जब आप 10th क्लास में पहुंचे तो फिर उसके 2 पोस्टुलेट गलत हो गए। 11th क्लास तक आते आते तो ये पूरा टॉपिक ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली इस टॉपिक की शुरुआत हुई है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। ठीक है, जिसमें बोला गया कि भैया हम किसी भी पार्ट मतलब चीज को पकड़ें, उसको हम तोड़ते जाएं। तो ये बात पक्की है, हाइपोथेसिस है कि भैया सबसे छोटी चीज जो कि फर्दर नहीं ब्रेक हो सकती, दैट इज एन एटम। ठीक है, और एटम की अपनी एग्जिस्टेंस है, ये सब बातें हैं। एटम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, ये बहुत सारी बातें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में लिखी गई। ठीक है, बट समय के साथ लोग जब ज्यादा मतलब ज्ञानी हुए, क्योंकि आप जानते हो हिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा कि एक वक्त था जब हर एक चीज भगवान की देन मानी जाती थी। ठीक है, कि कोई भी चीज के बारे में पूछो, अगर जवाब नहीं आता तो भाई भगवान की देन है, लोग यही बोलते थे। ठीक है, आप देखिए कितने सारे साइंटिस्ट को
मतलब पीटा गया है क्योंकि उन्होंने भगवान की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर दिया था। जैसे गैलीलियो हो गया, गैलीलियो ने बोल दिया था कि अर्थ इज मतलब सन इज अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जबकि भगवान क्या बोल के गए थे? हर एक किताब में लिखा है कि पृथ्वी जो है वही सबका सेंटर है। ठीक है, समझ में आई बात? तो उसको बहुत मारा गया था गैलीलियो को। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो साइंस की जो डिस्कवरी है वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, समय के साथ धीमे धीमे लिबरलाइजेशन हुआ, लोगों ने क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया, और जब लोग क्वेश्चन पूछने लग गए तब फिर उनके आंसर्स ढूंढना स्टार्ट हुए, और जब आंसर्स ढूंढने स्टार्ट हुए तब जाके हमारे साइंस को थोड़ी बहुत प्रगति मिली है। आप देख सकते हैं जितनी भी साइंस की किताब में आपके किताबों में लिखा हुआ है वो सब पिछले 100 सालों का ही, मतलब मैं कहूँ एक्सपेरिमेंटल डेटा है। 100-150 साल मान सकते हैं आप। ठीक है, तो जितनी भी साइंस का डेवलपमेंट 2000 साल में हुआ उससे कई गुना डेवलपमेंट पिछले 50-100 सालों में हो गया है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको समय के साथ चीजें कैसे बन रही हैं, कैसे पुरानी थ्योरीज ऑब्सोलीट हो रही हैं, और कैसे नए रिजल्ट्स को हम नई थ्योरीज से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसी चीज को समझना है। और यही चीज केमिस्ट्री है। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, चलिए। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जमाना गया, ये बात है अराउंड 1890s के लगभग। ठीक है, 1890s मतलब आज से 130-140 साल पहले की। ठीक है, उस टाइम पे क्या है, कई लोग जो बिजली गिरती है ना, लाइटनिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, लाइटनिंग के ऊपर वो ये देखते थे कि भैया लाइट तो तभी ट्रेवल करती है। लाइट के ऊपर बहुत सारी रिसर्च बहुत महान लोग करके जा चुके हैं। मैक्सवेल हो गया, फेराडे हो गया, बहुत लोगों ने लाइट के ऊपर बहुत काम किया है। लेकिन सबने यही बोला कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक कंडक्टर की जरूरत होती है। समझ नहीं बात? ये बेसिक आइडिया आपको, आप लोग 12th पास है, काफी इंटेलिजेंट है, मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। जहां भी आपको समझ में ना आए आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्यूरियोसिटी जगा रहा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो आपने बुक में पढ़ लिया एक्सपेरिमेंट, उसी से स्टार्ट नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज स्टार्ट हुई कि जो लाइटनिंग होती है उसमें क्लाउड और ग्राउंड के बीच में कोई वायर तो है नहीं, लेकिन फिर भी लाइट बहुत ज्यादा अमाउंट में क्लाउड से अर्थ पे आ रही है। कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि लाइट मतलब कोई कनेक्शन तो है नहीं, और अगर दो पॉइंट के बीच में कोई कंडक्टर नहीं है तो फिर लाइट ट्रेवल कैसे कर रही है? समझ नहीं बात? तो कई लोगों ने इसके इमिटेशन करने वाले एक्सपेरिमेंट बनाने की कोशिश की। समझ में आई सबको बात या नहीं आई मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो कई लोगों ने इसके ऊपर स्टडी करने के दौरान ऐसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाए जिसमें ये प्रूव हो जाए कि एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो कि स्पेस में अपार्ट है, कैसे हम बिना किसी कनेक्शन के लाइट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और उसी अटेम्प्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। समझ में आ रही बात? तो एक आदमी था जे थॉमसन, उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी, और उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। और सिंपल सी बात है कि जो उसका एक्सपेरिमेंट है वो काफी ज्यादा, मतलब मैं कहूँ कि अटेंशन में रहा है आज तक। पिछले 10 साल के पहले तक आज भी कई लोगों के घर में CRT मॉनिटर्स होंगे। कंप्यूटर में, पुराने कंप्यूटर्स में मॉनिटर देखे आपने जो कि पीछे की तरफ फूले हुए होते हैं? दे आर नोन एज CRT। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। समझ में आ रही बात? तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट 1890 से लेके 2010-15 तक चला है। ठीक है, हमने उसकी चीजें इस्तेमाल की हैं। ठीक है, ट्यूब लाइट्स वगैरह। अब आजकल तो हर एक चीज नई टेक्नोलॉजी पे आ गई है। LCD आया, पहले TFT आया, फिर LCD आया, फिर LED आ गए। लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज, ठीक है, पूरी तरह से किसके ऊपर बेस्ड थी? CRT टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और CRT टेक्नोलॉजी ही मेन बेस है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट हुआ होगा फिनोमेना। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में किसी को कोई भी दिक्कत है? भाई बेसिक इंट्रोडक्शन तो आप सभी लोग 12 पास है, सब जानते हैं कि भैया बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। एटम होता है, एटम टूट जाता है, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। उन सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन को ही आइडेंटिफाई करना इस चैप्टर का नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, कि एटम के कितने कंपोनेंट है और वो कंपोनेंट एटम के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इंसान की स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? इंसान क्या होता है। फिर हमें क्या पता होना चाहिए कि इंसान के अंदर हाथ, पैर, मुंडी सब कुछ है, वो कहाँ पे है।
मुंडी कहाँ होती है, हाथ कहाँ होते हैं, पैर कहाँ होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसान। सिमिलरली दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमें पहले एटम के बारे में पता होना चाहिए, फिर एटम के कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, और फिर उन कंपोनेंट्स की पोजीशंस कहाँ कहाँ पे, ठीक है। जब तक हमें तीनों चीजें पता नहीं होंगी तब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक, दैट इज डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो कैसे मतलब इस चीज को मतलब अपनाया गया। तो इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है और सबसे फेमस टर्म जो एसोसिएटेड है वो है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जैसे को हम बोलते हैं CRT एक्सपेरिमेंट। तो कैसे आइडिया जनरेट हुआ? आइडिया जनरेट हुआ इस टाइप से। एक हमारे पास उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब को स्टडी करने के लिए ग्लास ट्यूब के अंदर, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं आपको 100% बढ़िया फिगर बना के दूँ। हर एक बुक में, जो भी बुक आपके पास है, अगर कोई बुक नहीं है तो NCERT आपके पास, उसमें बढ़िया फिगर बने होंगे रंग बिरंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो एक क्या ले लिया, ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंदर उन्होंने 2 मेटल की रॉड्स लगा दी, प्लेट्स। इन प्लेट्स को उन्होंने क्या किया, एक अमीटर से कनेक्ट करते हुए एक बड़ी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। उस टाइम के हिसाब से जो बड़ी बैटरी थी वो 1000 वोल्ट के ऑर्डर में ही थी। आज के टाइम में तो हम मिलियन वोल्ट तक पहुंच सकते हैं, बट उस टाइम में 1890s में आप मान सकते हो कि बहुत से बहुत ये 10,000 वोल्ट की बैटरी नहीं होगी। ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। जो प्लेट पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, नो डाउट। जो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा। पॉजिटिव एंड वाली प्लेट को हम बोलते हैं एनोड, नेगेटिव एंड वाली प्लेट को हम बोलते हैं कैथोड। तो ये उसी तरह से हो गया जैसे बादल, तो बादल एक प्लेट और अर्थ दूसरा प्लेट, और इन दोनों के बीच में मेरे को इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, इसलिए अमीटर भी देखना है कि अमीटर की सुई डिफ्लेक्ट होती है या नहीं। समझ में आ रही बात? तो एक अमीटर भी लगा दिया गया है। और इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, गैस होती है, बादल बन रहे हैं 2 किलोमीटर ऊपर और अर्थ सरफेस है ग्राउंड लेवल पे, तो जो 2 किलोमीटर तक का जो कंडक्शन हुआ है वो एयर के थ्रू हुआ है। तो एयर हम भर देंगे इसके अंदर, तो हम इसके अंदर कोई भी गैस भर देंगे। मान लेते हैं मैंने ए गैस भर दिया, ठीक है। तो शुरुआत में जो शुरुआती अटेम्प्ट्स हुए, तो शुरुआती अटेम्प्ट्स में ये देखा गया कि जब मैं ऐसा सेटअप बना लेता हूँ, सेम टू सेम इमिटेशन लाइटनिंग का, मैं यहाँ पे अगर करके देखता हूँ तो मेरा अमीटर कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। दैट मीन्स ये सर्किट ओपन ही रहता है, क्लोज्ड कभी हुआ ही नहीं, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रही बात? और ये तो बेसिक आइडिया है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ा होगा कि भैया अगर इलेक्ट्रिसिटी को आपको फ्लो कराना है तो चार्ज कैरियर तो होनी चाहिए। विदाउट चार्ज कैरियर आप इलेक्ट्रिसिटी को कैसे फ्लो कराओगे, ठीक है। अब यहां से लेके अगर मैं आपको बताऊं तो देखो भाई, इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक तो ये मेटल है, तो मेटल के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकते हैं। बट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये ओपन सर्किट है, कोई चार्ज कैरियर नहीं है, ठीक है। ऑल्दो लाइटनिंग के दौरान हो रहा है ये काम, बट हमने जब ये सेटअप बनाया तो ये काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो फिर सोचा गया इसके ऊपर भैया क्या रीजंस हो सकते हैं। तो कई लोगों ने बोला कि भाई हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लाइट के जो कि हमने जो एयर ले रखा है वो काफी डेंस है। अभी शुरुआत में जो एयर हमने लिया है वो 1 ATM पे ही है। आप जानते हैं एयर के ऊपर अगर आप बेसिक सा मतलब डिस्कशन करें तो आप जानते हैं PV इक्वल टू, अगर आइडियल गैस ही मान लेते हैं, NRT, डेंसिटी का फॉर्मूला आता है PM/RT, ठीक है। आप देख सकते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। दैट मीन्स बहुत ही क्लियरली आप समझ सकते हैं कि भैया जितना ज्यादा प्रेशर होगा एयर का उतने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स उतने ज्यादा पार्टिकल्स को आयनाइज कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अर्थ के लिए के हिसाब से बात करें तो अर्थ का ग्राउंड सरफेस पे वोल्टेज माना जाता है 0,
और जब लाइटनिंग होती है तो आप जानते हैं लाइटनिंग में कितने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आती है, मिलियंस वोल्ट, मतलब बिलियंस में भी पहुंच सकते हैं कई बार। तो जब बहुत बहुत बड़े, मतलब मैं कहूँ कि क्लाइमेट चेंज वगैरह होते हैं, क्लाइमेट मतलब टाइफून वगैरह ये सब आता है, तब बिलियंस वोल्ट की भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर सकती है। आप समझ रहे हैं। अब उतना मिलियन या बिलियन वोल्ट तो मैं बना नहीं सकता लैब में, और उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बना सकते थे। समझ में आ रही बात। तो इसको करने के लिए उन्होंने दूसरा स्ट्रेटजी अपनाया। उन्होंने बोला कि भैया हम अर्थ के क्लाइमेट को तो इमिटेट नहीं कर सकते, बट लैब में अगर मुझे स्टडी करनी है, लैब में अगर मुझे कंडक्शन देखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं गैस का डेंसिटी कम कर दूं, मैं गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कर दूं, तो शायद इस बैटरी का जो एनर्जी है उससे कुछ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो पाए। ठीक है। इसके पहले तक एटम्स को आयोनाइज करने के बारे में कोई सोचा ही नहीं था। समझ में आई बात। इसके पहले तक एटम क्या था, अनडिविजिबल, एटम नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन इस पर्टिकुलर लाइटिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के दौरान ये चीज पहली बार सोची गई कि शायद एटम टूट सकता है, अदरवाइज लाइटनिंग कैसे होती। हम सब जानते हैं आज के टाइम में कि लाइटनिंग कैसे होती है, क्योंकि इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि अर्थ सरफेस और क्या कहते हैं उस क्लाउड के बीच में क्या हो जाता है, जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो सब आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज मतलब चार्ज कैरियर, और आयनाइजेशन के हिसाब से एक करंट कंडक्टिंग वायर टाइप का बन जाता है। समझ में आई बात। इसलिए तो लाइटनिंग होता है, अदरवाइज लाइट कैसे ट्रेवल करेगी। समझ में आ रही बात। तो इसी चीज को इमिटेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया। समझ में आ रही बात। तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, एयर को खींच लेगा अंदर से। जैसे जैसे एयर आप अंदर से खींचेंगे, एयर का प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो एक लिमिट तक आप प्रेशर घटाते गए, स्विच ऑन ही है। ठीक है। कोई करंट में डिफ्लेक्शन नहीं आया। लेकिन बहुत ही लो प्रेशर पे, क्योंकि 10,000 वोल्ट के लिए वो प्रेशर आता है अराउंड 10⁻² से लेके 10⁻⁴ mm ऑफ Hg। तो इतने लो प्रेशर पे, मतलब 0.01 mm ऑफ Hg, 0.0001 mm ऑफ Hg पे ये डिफ्लेक्शन, इस अमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हुआ। समझ में आ रही बात। इतनी बात आपको क्लियर है कैसे ये काम स्टार्ट हुआ। ठीक है। कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। तब ये बोला गया कि भैया क्या हो रहा है इस प्रोसेस के दौरान, कि जो आपका एटम है ए गैस, ये अपने आप इस टूट के बना रहा है A+ गैस एन इलेक्ट्रॉन गैस, और ये जो प्लस है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड जो माइनस है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। और यहीं से कैथोड रेज, एनोड रेज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की का डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है। चलिए, तो इस बेसिस में किसी को कुछ कहना है तो बताएं, बोलिए। आई एम ओपन फॉर एनी टाइप ऑफ डिस्कशन। बोलिए। सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। वैक्यूम पंप क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मैंने वैक्यूम पंप नहीं लगाया तो हमारे पास उतने वोल्ट की बैटरी नहीं है जो कि आयनाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर पाए। बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है। क्लियर है। सर, बोलो। प्रेशर कमाने से क्या होता है? प्रेशर कमाने से क्या हो गया भाई, देखो पहले मैं बोलूं कि जब हाई प्रेशर था या 1 atm था, तो 1 atm प्रेशर में 1 लीटर एयर में मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल है उस एक गैस के, या 100 एटम है। अगर मैं प्रेशर घटाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, 100 एटम को कम कर रहा हूँ, तो 10 ही एटम बचेंगे या 1 ही एटम बचेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि 100 एटम को आयनाइज करने की ताकत इस बैटरी में नहीं थी, लेकिन 1 एटम को आयनाइज करने की ताकत तो इस बैटरी में है। ठीक है। हमने वही किया, हमने प्रेशर को डिक्रीज कर करके इस ग्लास ट्यूब के अंदर या इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी एयर के पार्टिकल्स हैं उनके नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स को घटा दिया। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम कम होना। दैट मीन्स गिवन वॉल्यूम में मास कम हो जाना,
मतलब एयर के पार्टिकल्स का कम हो जाना। तो प्रेशर को घटाने का मतलब है कि मैं नंबर ऑफ एयर पार्टिकल या नंबर ऑफ गैस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कम कर रहा हूँ। समझ में आया हसीना जी? बोलिए। यस सर। हाँ, तो क्यों कम कर रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे पास ज्यादा पार्टिकल को आयनाइज करने की ताकत नहीं है। ठीक है, ज्यादा पार्टिकल को आयनाइज करने की ताकत किसके पास है? जिसके पास 1 बिलियन वोल्ट की बैटरी। मेरे पास बैटरी भैया 10,000 वोल्ट की है। समझ में आई बात? तो मेरी पावर कम है, मैं कम गैस के पार्टिकल को आयनाइज कर सकता हूँ। तो कम गैस के पार्टिकल ही होने चाहिए, इसलिए मेरे को प्रेशर कम करना पड़ा। समझ में आई बात? ओके हसीना जी, क्लियर? यस सर। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं। चलिए, तो आगे की बात करते हैं। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया कि मेरे को लो प्रेशर पे ही गैस को रखना पड़ेगा। गैस का प्रेशर बहुत कम है। आप जानते हैं कि 1 atm जो गैस का प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। और यहाँ पे गैस का प्रेशर कितना है? यहाँ पे गैस का प्रेशर है 0.001 mm ऑफ Hg। तो इतना कम प्रेशर है जिस पे हम ये काम कर पा रहे हैं। क्लियर है बात? ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब ये बात क्लियर हो गई कि भाई हमारे गैस में आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है और आयोनाइजेशन के थ्रू मैं कोई भी गैस भरूंगा। मान लेते हैं अगर मैंने ए गैस भरा तो वो आयोनाइज हो जाएगा, A+ गैस, और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। यही तो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया। अगर मैंने बी गैस भी लिया तब भी इस कंडीशन में बी भी इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। और इस टाइप से आपको ये दो पार्टिकल मिलने लग गए, एक तो पॉजिटिव पार्टिकल और दूसरा नेगेटिव पार्टिकल। ठीक है, तो पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो उस ट्यूब के अंदर इनका फ्लो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्यों है? क्योंकि एक तरफ है आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ है आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जितने भी पॉजिटिव बनेंगे वो सब तो पॉजिटिव से रिपेल होंगे और नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं वो सब के सब नेगेटिव से रिपेल होंगे और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, इनमें जो प्रोटॉन है वो तो हमें नहीं दिखते हैं। प्रोटॉन का कोई कलर या कोई भी, क्योंकि देखो हमारे पास उस टाइम पे कोई माइक्रोस्कोप तो था नहीं। आप खुद सोचिए, जितनी भी माइक्रोस्कोप बनी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज हमारे पास है। आज हम एटम को देख सकते हैं, आज हम नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं। बट आज से 100 साल पहले इसके बारे में सोचना भी गुनाह था। नोबडी कैन से 100 गुना 200 गुना मैग्निफिकेशन वाली माइक्रोस्कोप मतलब बहुत बड़ी बात। ठीक है, आज के टाइम की बात नहीं है ये कब की बात है? 1890s की। उस टाइम पे कोई माइक्रोस्कोप नहीं था जिसको आप देख पाए कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया। समझ में आ रही बात? लेकिन हाँ, अगर कहीं कलर में चेंज दिख रहा है, अगर मुझे कहीं पे फ्लोरोसेंस दिख रहा है, ठीक है, तब मैं जरूर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ से इस तरफ जा रहा है या यहाँ पे कुछ है। समझ में आ रही बात? ओके, तो इनमें से जो सबसे पहली खोज हुई वो हुई कैथोड रेस की। क्यों? क्योंकि कैथोड रेस फ्लोरोसेंस दिखाते हैं। फ्लोरोसेंस मतलब हमें थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर का सेंसेशन दिखता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे इलेक्ट्रॉन क्या है, अनस्टेबल है, डाई आउट होंगे, तो उनकी एनर्जी क्या घटेगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो कभी कभी वो एनर्जी विजिबल रेंज में आ सकती है। समझ में आ रही बात? और इसी की वजह से कैथोड रेस में हमें थोड़ा थोड़ा फ्लोरोसेंस दिखता है, मतलब कलर दिखता है, और उस कलर से हम कैथोड रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ में आया सबको बात करनी है? बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहली डिस्कवरी जो हुई वो हुई कैथोड रेस की, क्योंकि उनमें कलर था। एनोड रेस में कोई कलर नहीं था, एनोड रेस कलरलेस थे, तो वो हमें बाद में पता चले। हमने उनके लिए अलग सिस्टम को खोजा, बट कैथोड रेस हमें सबसे आसानी से इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गए। क्लियर है बात? बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. तो सबसे पहले आ जाता है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी टॉपिक को कई लोग लिखते हैं कैथोड रेस। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या बोला गया भाई, कि जब हमने वही सेम एक्सपेरिमेंट कराया,
हमने वही सेम ग्लास ट्यूब लिया और ग्लास ट्यूब के अंदर हमने कोई भी गैस को भरा, मान लेते हैं ए गैस को भरा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वही सेम मेटल की प्लेट लगा दी और वही सेम एक बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट कर दी, तो मुझे हमेशा नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड, मतलब नेगेटिव एंड मतलब कैथोड से एनोड की तरफ ब्लू कलर की रेज बनती हुई और प्रोपगेट करती हुई दिखाई देती है। इन रेस को क्या बोला गया? इन रेस को बोला गया कैथोड रेस। कलर चेंज कर रहा हूं। सो दीज रेस which is seen, they are known as cathode rays. So cathode rays की important property क्या है? Important property है कि cathode rays originates from cathode, मतलब negative end, and travels in straight line towards anode, मतलब पॉजिटिव है। ये पहली प्रॉपर्टी है। कैथोड रेस जो है तो ये है। अगली चीज, कैथोड रेस कैन एग्जिबिट फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मीन्स दे कैन एग्जिबिट कलर, और कई किताबों में लिखा है कि एक माइन्यूट माइल्ड ब्लू टाइप का कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा, किताबों में ये लिखा हुआ है। सो दे विल हैव फ्लोरोसेंस, दैट मीन्स एक कलर का सेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। अगली चीज कैथोड रेस पार्टिकल है या वेव है, ये हमें पता करना पड़ेगा। पार्टिकल और वेव का जो डिस्कशन है वो वही फिजिक्स वाला है, सेम टू सेम। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप पार्टिकल हैं या वेव हैं, तो आप क्लियरली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो हमेशा एनर्जी साथ में लेके जाता है और कॉलिजन के थ्रू ही सामने वाले को ट्रांसफर करता है। दिस इज नोन एज पार्टिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, पार्टिकल का मास होता है और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो डिफाइन होती है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने क्या पढ़ा, एक पत्थर है, मैंने इतने एंगल पे फेंका तो मैं उस पत्थर की ट्रेजेक्ट्री को नोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो पत्थर है अगर उसका पाथ एकदम फिक्स्ड है, डेविएशन नहीं है, और वो अपनी एनर्जी को अपने साथ लेके जा रहा है, और जब भी वो किसी दूसरे से टकराएगा तो कॉलिजन के थ्रू अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो जब कॉलिजन के थ्रू ट्रांसफर होता है एनर्जी, तब वो चीज क्या कहलाती है? पार्टिकल। ठीक है, और जब बिना कांटेक्ट के मैं ए से बी में एनर्जी ट्रांसफर कर दूं, देन दैट इज नोन एज वेव। समझ में आ रही बात? तो अगर पार्टिकल और वेव में डिफरेंस की बात की जाए, चलिए आप लोग अपने व्यूज दीजिए। व्हाट डू मीन बाय पार्टिकल एंड वेव? क्या डिफरेंसेस है, बोलिए। कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो? फिजिक्स तो पढ़ा है आपने, आप सभी लोग 12th पास है, बताइए कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपकी कोई चीज में पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? आप पार्टिकल हो या वेव हो, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोई भी कुछ भी बोलना चाहता हो भाई, बिना डिस्कशन के क्लास का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो सब लिखा हुआ है किताबों में। किताबों में जो चीज मैं पूछ रहा हूँ वो नहीं लिखा है। ठीक, किताबों में चैप्टर है कॉलिजन। मीडियम सर वेव्स में वेवलेंथ्स होते हैं, मतलब देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, समझिए। मीडियम सर, मीडियम नहीं, जरूरी नहीं है। मीडियम इज नॉट अ मतलब यूनिवर्सल आंसर। बहुत सारी वेव को मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस वेव की वजह से हम सभी लोग जिंदा हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी तो मीडियम की जरूरत नहीं है। अर्थ, हम क्यों जिंदा हैं? फूड चेन, क्योंकि सनलाइट आ रही है। विदाउट सन देयर इज नो लाइफ, है कि नहीं? तो सन से जो लाइट आ रही है वो वेव की फॉर्म में आ रही है, और सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है। तो मीडियम कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना मैडम? तमन्ना मैम, सर जो पार्टिकल ट्रैवल करता है वो वेव नेचर शो करता है, और जो स्ट्राइक होता है वो पार्टिकल नेचर। पार्टिकल भी तो ट्रेवल ही करता है। मैं आपकी तरफ एक गोली मारूं तो गोली तो आपकी तरफ ही ट्रेवल कर रही है ना, दैट इज पार्टिकल नेचर। हाउ यू कैन से? चलिए, आपको 12th क्लास तक मतलब फिजिक्स का फील नहीं आया। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये है फील लेने का, मतलब ये समझने का तरीका, मतलब इस तरीके से ही पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए, मैं इस पॉइंट ए पे हूँ,
आप इस पॉइंट बी पे हैं, ठीक है। अगर मैं पार्टिकल के थ्रू आपको एनर्जी सप्लाई करना चाहता हूं, क्या तरीका है मेरे पास? मैं यहां से अपने आप पास से एक पत्थर उठाऊं और पत्थर आपकी मुंडी पे मार दूं, मेरा पत्थर जाए और आपकी मुंडी पे कोलाइड कर जाए, ठीक है। तो जितनी एनर्जी मैंने उसे भेजी थी, नो डाउट कुछ एनर्जी बीच वाले प्रोसेस में ड्यू टू फ्रिक्शन हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी आपको जरूर मिल जाएगी। दिस इज नोन एज पार्टिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। समझ में आ रही बात? इस पर्टिकुलर चीज में हमेशा एक पाथ डिफाइंड है, मैं बिल्कुल इस पत्थर का पाथ नोट कर सकता हूं, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर चीज में एक टर्म जरूर आएगा, कोलिजन। आप जब भी मेरी कंप्लेन करने जाएंगे, आप बोलेंगे इन्होंने मेरे को पत्थर फेंक के मारा, बोलेंगे या नहीं? मारा मतलब कोलिजन हुआ है, पत्थर आपकी मुंडी पे जाके टकरा है, ठीक है। पार्टिकल ही टकरा सकता है, वेव कभी नहीं मारी जाती। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि सर ने मेरे को 50 जूल एनर्जी की एक वेव मार दी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, मैं वेव नहीं मार सकता, मैं पार्टिकल जरूर आपको मार सकता हूँ। मैं गन निकालूं, ठीक है, गन में मतलब मैं कहूँ 10,000 जूल एनर्जी है, मैंने वो आपकी तरफ चला दी, थोड़ी बहुत एनर्जी डिसिपेट हो गई, 9,000 जूल आपसे जाके टकरा गया, सीधा इम्पैक्ट। समझ नहीं बात? दिस इज पार्टिकल नेचर। और पार्टिकल नेचर में जो मीडियम की बात मैडम बोल रही थी, मीडियम की बात को आपको इस तरीके से बोलना चाहिए कि पार्टिकल नेचर जब भी होगा, जब भी पार्टिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, मीडियम अपने पोजीशन से जरूर डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आ रही बात? मतलब ये पत्थर जिस डोमेन से जा रहा है, जिस एयर से गुजर रहा है, ये पत्थर कुछ एनर्जी उस एयर के पार्टिकल को भी दे रहा है, मतलब एयर डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी मीन पोजीशन से। समझ में आ रही बात सबको या नहीं आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लियर है या नहीं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है। क्लियर है या नहीं? तो जब भी पार्टिकल नेचर होता है तो मीडियम डिस्टॉर्ट हो जाता है, लेकिन होता कोलिजन के थ्रू ही, ठीक है। वेव का तरीका क्या है? वेव का तरीका यह है कि मैं आपके कांटेक्ट में नहीं हूं, ठीक है, मैं दूर हूं आपसे, लेकिन मैं फिर भी ए से बी पे मतलब आप तक एनर्जी पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है, विदाउट डिस्टॉर्टिंग, विदाउट डेविएटिंग द मीन पोजीशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। मतलब मेरी एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाए और मीडियम भी वैसा का वैसा ही रहे, मतलब किसी को कानो कान खबर ना पड़े, ठीक है, मतलब कोई कोलिजन वाला चांस है ही नहीं। देन इट विल बी अ वेव। समझ में आ रही बात? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये पानी की बोट है, मतलब कागज की बोट है जो हम पानी में तैराते हैं, और ये मैं बाहर खड़ा हूं और ये पूरा तालाब है। मैं क्या करूंगा, मैं दो तरीके से इस पानी के अंदर कागज की बोट को चला सकता हूँ। एक तरीका आपका वाला, मैंने डायरेक्ट इस बोट को पत्थर मार दिया, बोट चलने लग गया, ठीक है। दूसरा तरीका, मैं बोट के बगल में पत्थर मारूंगा तो वाटर जो है वो डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करते वक्त वो उस बोट को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और थोड़ी देर बाद जब डिस्प्लेसमेंट खत्म हो जाएगा तो वाटर जैसा था उसी मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। दैट मींस आई कैन से फॉर फिजिक्स particle energy transfer always involve the distortion of medium, always involve collision, always involve a trajectory, a path, flow. But wave transfer of energy does not involve direct collisions, direct energy transfer. But in reality, हो क्या रहा है? You are transferring the energy to the medium, and medium particles are oscillating around the mean position, either in the same direction of energy transfer or in the perpendicular direction of energy transfer. Perpendicular transverse wave, longitudinal wave, समझ में आई बात? And energy is getting transmitted through the medium, and medium will remain constant, but the energy will be transferred to you without any contact. समझ में आया सबको मेरी बात? बोलिए। टॉपिक इज ओपन फॉर डिस्कशन, बोलिए। कोई कुछ कहना चाहता है? बताइए, ये पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फिजिक्स है, फिजिक्स वाले सर भी पढ़ाएंगे आपको ये बात। हेलो हेलो हेलो, बोलिए, कोई परेशानी है
तो बहुत मजा आ रहा है। सर ऑफलाइन क्लास स्पीड, मिनाज जी आपको क्या स्पीड ज्यादा लग रही है, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। सर हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि वेव नेचर जो वो उससे मीडियम चाहिए, और जो पार्टिकल है उसका, सॉरी पार्टिकल को मीडियम चाहिए और वेव को मीडियम नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी बात से सहमत नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करता है, एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है वाई एक्सिस, जेड एक्सिस अगर मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है, तो एक्स एक्सिस आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो इस केस में क्या होता है, मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड and time varying magnetic field can produce electric field, so they are self satisfying to each other। तो आपको कभी मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो भी एनर्जी है, एनर्जी का जो भी फोटोन आ रहा है आपकी तरफ, वो सेल्फ सेटिस्फाइंग है, दैट नेवर रिक्वायर एनी मीडियम। बट हाँ, अर्थ के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ठीक है, बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे ऐसा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, चलिए अपने रूम का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, आपको गेट, आपके रूम का जो भी दरवाजा है, दरवाजे को देखिए तो आपसे थोड़े डिस्टेंस पे होगा, नो डाउट। ठीक है, दरवाजे को आपको 50 जूल एनर्जी भेजनी है। ठीक है, दो काम हो सकते हैं, या तो मैं अपने पास में रखा हुआ मेरा फोन या जो भी पास में रखा हुआ है चीज उस दरवाजे पे मार दूं 50 जूल एनर्जी के साथ, वो जाके उस दरवाजे से टकराएगा, कोलिजन होगा और उस दरवाजे को 50 जूल एनर्जी मिल गई, तो या तो वो डिस्प्लेस होगा या खुल जाएगा, जो भी है। दूसरा तरीका क्या है, मैं दरवाजे पे एक रस्सी बांध देता हूँ। ठीक है, और उस रस्सी के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, अगर मैंने रस्सी को ऐसे ऐसे हिलाया, एक वेव फ्रंट बनाया, तो अब नो डाउट वो एनर्जी जाके दरवाजे के ऊपर एनर्जी ट्रांसफर करेगी। लेकिन हो क्या रहा है, जो एनर्जी जा रही है, ठीक है, उससे रस्सी जा रही है। कोई कुछ बोलना चाहता है, बोलिए। कोई कुछ कहना चाहता है, कहिए। नहीं कहना चाहता तो सुनिए, अपना माइक बंद रखिए। ठीक है, तो सुनिए। तो जब आप रस्सी को ऐसे हिला रहे हैं, तो आप डायरेक्टली एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं उसको, गेट को। आप क्या कर रहे हो, रस्सी के पहले पॉइंट को एनर्जी दे रहे हो, वो सेकंड पॉइंट को एनर्जी दे रहा है, वो थर्ड पॉइंट को एनर्जी दे रहा है, धीमे धीमे वो एनर्जी जो भी हिंज आपने बना रखा है उस पर ट्रांसफर हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि जब भी हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो टेक्निकली हमें ऐसे सोचना होता है। ठीक है, कि भैया मीडियम, पार्टिकल नेचर में मीडियम जरूर डिस्टॉर्ट होगा, वेव नेचर में मीडियम कभी डिस्टॉर्ट नहीं होगा। ये पहला पॉइंट होता है टेक्निकल आदमी का। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, पार्टिकल नेचर में हमेशा एक पाथ होगा, वेव नेचर में पाथ नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, पार्टिकल नेचर में जो भी एनर्जी लेके जाता है वो कॉलिजन के थ्रू ही एनर्जी को गिवन, मतलब सामने वाले को देता है, बट वेव नेचर में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है जो टेक्निकल आदमी समझता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी मजदूर आदमी को ये चीज समझाऊं, मान लेते हैं मेरे सामने एक बिल्डिंग बन रही है और उसको मैं ये ज्ञान देने लग जाऊं, तो वो तो आके मेरे को मारेगा, बोलेगा भागो यहाँ से, मेरे को क्यों समझना है ये सब। ठीक है, तो अगर मैं किसी लेमैन आदमी को समझाऊं ये चीज, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि पार्टिकल नेचर अगर मेरा है, तो पार्टिकल नेचर जब भी मेरे से टकराएगा तो या तो वो मेरे को डिस्प्लेस करेगा, और अगर मैं बहुत बड़ा हूं तो वो मेरे अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर करेगा और खुद की स्पीड 0 और जो भी एनर्जी है वो मेरे को ट्रांसफर कर देगा। इसी चीज की वजह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि आप देखते हैं पार्टिकल नेचर का, क्या, शैडो फॉर्मेशन। समझ में आ रही बात? मैं यहाँ पे आना चाहता था। ठीक है, तो आप सोचिए, बहुत सारे पार्टिकल आपकी तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साइज के। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के सामने आप खड़े हो गए, तो आप तो इलेक्ट्रॉन से कई करोड़ों अरबों गुना बड़े हैं, मतलब बिलियंस ऑफ बिलियंस टाइम्स बड़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन चाहे कितनी स्पीड से आए, वो आपको डिस्प्लेस तो नहीं करा सकता, तो वो क्या होगा, आपके ऊपर टकराएगा और आपके अंदर एब्जॉर्ब हो गया या जो भी है। ठीक है, एनर्जी खत्म हो गई उसकी। तो मेरे पीछे
मेरे को क्या मिलेगा? मेरी शेडो। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि मेरे सामने जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो मेरे से टकरा के खत्म होते जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू लर्न। अदरवाइज ये तो कोई भी रट लेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, कैथोड रेज जो है वो शेडो फॉर्मेशन करते हैं। बट वाई शेडो फॉर्मेशन? ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो शेडो फॉर्मेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे आपकी जो परछाई बनती है सनलाइट में, वो आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि सनलाइट के अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती है। कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट में वो पार्टिकल नेचर का होता है, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट में वो वेव नेचर का होता है। ठीक है, तो जब वो वेव नेचर का होगा तब वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब चीजें दिखाता है। ठीक है, लेकिन जब वो पार्टिकल नेचर का होगा तब वो क्या दिखाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, शेडो फॉर्मेशन। तो आपकी जो शेडो बनती है ना धूप में, वो क्यों बनती है? वो वेव नेचर की वजह से नहीं बनती है, वो लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से बनती है। क्या बोला जाता है कि लाइट छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलकर बना है, फोटोन से। जो भी फोटोन आपके ऊपर आ रहे हैं, आप उन्हें एब्जॉर्ब कर रहे हो, आप खुद गर्म होते जा रहे हो, और आपके पीछे वो लाइट के फोटोन मिसिंग है, तो आपकी परछाई बन जाएगी। समझ में आई बात सबको या नहीं आ रही? बोलो। इस टॉपिक पे डिस्कशन होना जरूरी है, अदरवाइज तो दिक्कत है। अगर आप डिस्कशन नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरी क्लास का भाई आपके में, क्योंकि ये सब चीजें तो बुक में लिखी हुई हैं, बेसिक चीजें। कैथोड रेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, वगैरह वगैरह, शेडो बनाता है। बट अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है कि शेडो क्यों बननी चाहिए और शेडो कौन से नेचर को आइडेंटिफाई करता है, तो फिर दिक्कत है भाई। तो अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ठीक है, पहली क्लास ही है, कोई हमें लोड नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब चीजों को मतलब कवर करना है। आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी हम एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं, लेकिन चीजें बेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। बोलिए, क्लियर है सबको? आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर आगे बढ़िए। ओके, चलिए। सो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि अगर कैथोड रेज ऐसे आ रहे हैं और कैथोड रेज के अंदर पार्टिकल नेचर है, तो मान लेते हैं मैंने आपको यहाँ पे प्लेस किया, तो नो डाउट आपका एक शेडो पीछे मेरे को बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो दैट मीन्स द शेडो विल बी फॉर्म। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज को बताता है। सो अगर कोई आपसे पूछे कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर आइडेंटिफाई हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि पार्टिकल नेचर आइडेंटिफाई हुआ। नो डाउट अगर आप बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ मासलेस वाली चीज़ें, मतलब 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻10 ग्राम वाली चीज़ रख देंगे सामने, ठीक है, जैसे आपने एक व्हील रख दिया सामने जिसमें बहुत सारी मतलब मैं कहूँ कि स्पिन्स हैं, तो ऑफकोर्स जब पार्टिकल टकराएगा इसके ऊपर तो आपको एक रोटेशन भी देखने को मिलेगा। दैट मीन्स जब कैथोड रेज के सामने हमने कोई स्मॉल व्हील रख दिया, प्लेस किया, तो हमें रोटेशन भी देखने को मिला। दैट मीन्स कैथोड रेज आर ऑल्सो हैविंग व्हाट? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अगेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? कॉलिजन्स हो रहे हैं। अगेन कौन से नेचर को प्रूव किया जा रहा है? पार्टिकल नेचर। So these all things have given us idea that cathode rays are made up of negatively charged particles. Why? Because they are traveling from negative end towards positive end. तो ये बात पक्की है कि उनको नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर होना चाहिए। सो नो डाउट ये भी हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आगे चल के इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप लोग 12th पास हैं, सो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो दैट जब हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर हम किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, चाहे वो क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड हो या चाहे डॉट वाला हो, आप जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? Q × V क्रॉस B। तो बिल्कुल मैग्नेटिक फोर्स की वजह अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को घुसाएंगे तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। अगर आप
किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को डालेंगे तो या तो वो एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स व्हाट आई कैन से कि द कैथोड जिस भी मतलब मैं कहूँ पार्टिकल से वो कंपोज्ड है, दे कैन एग्जिबिट डिफ्लेक्शंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो कैथोड रेज एंड आगे चल के एनोड रेज भी दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होता है? चार्ज इनटू ई के बराबर। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इतना लगता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। आप चार्ज को एक्सेलरेट करा सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब उसमें आपको रेडियल मतलब फोर्स लगता है और उसकी वजह से आपका जो भी चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा सकता है। ठीक है। सो ऑफ कोर्स आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए इसी कैथोड रे ट्यूब के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ या मैग्नेटिक फील्ड लगा दूँ तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन में जो मूव करने वाली कैथोड रेज है वो डेविएट कर जाएंगी अपनी पोजीशन से, वो रोटेट करने लग जाएंगी। बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है बात? बोलिए, समझ में आया सबको? ठीक। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स में डिफ्लेक्शंस बिल्कुल देखे गए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज जो बहुत ज़्यादा कॉमन देखी गई वो ये है कि द नेचर ऑफ कैथोड रेज, इस पॉइंट को जरूर समझिए, द नेचर ऑफ कैथोड रेज does not depend on the nature of gas। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं कोई भी गैस लूं, चाहे मैं ए गैस लूं, चाहे मैं बी गैस लूं, चाहे मैं सी गैस लूं, कोई भी गैस मैं लेता हूं, इससे कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि चाहे ए गैस लिया तब भी क्या बना? इलेक्ट्रॉन। ये हम आज जानते हैं। बी गैस लिया तब भी क्या बना? इलेक्ट्रॉन। सी गैस लिया तब भी क्या बना? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास फिक्स है। दैट मीन्स कैथोड रेज की प्रॉपर्टी इंडिविजुअल गैस पे डिपेंड नहीं करती है। समझ में आ रही बात? सो ऑफ कोर्स जब मेरी प्रॉपर्टी किसी चीज की किसी गैस पे डिपेंड नहीं कर रही है, दैट मीन्स वो चीज हर एक एटम के अंदर पाई जाती है। समझ में आ रही बात? और वो एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है। सो फाइनली यही बोला गया कि ये जो कांस्टेंट चीज है, ठीक है, उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में है, जिससे निकाला गया तो चार्ज निकला -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड जो मास है that is calculated around 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। तो जो स्पेसिफिक चार्ज है कैथोड रेज का, वो स्पेसिफिक चार्ज हमेशा डिफाइन होता है Q/m के बराबर। सो स्पेसिफिक चार्ज comes out to be -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम डिवाइड बाई 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी अब मिलेगा सो कूलम पर किलोग्राम। सो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है। एंड दिस इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। सो फंडामेंटल क्यों बोला गया? सब एटॉमिक पार्टिकल तो होने ही चाहिए क्योंकि एटम टूट के कोई पार्टिकल बन रहा है। सो नो डाउट सब एटॉमिक पार्टिकल तो है। फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस पर्टिकुलर पार्टिकल की प्रॉपर्टी, कोई भी एटम आप ले लीजिए, कोई भी गैस ले लीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, Q/m की वैल्यू फिक्स है। दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज किसी भी गैस की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। दैट मीन्स मैं कोई भी एटम लूंगा उसके अंदर ये पार्टिकल जरूर पाया जाएगा और इसीलिए ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है। एंड दिस कंक्लूड्स द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को कोई भी डिस्कशन है बताए। बोलिए। क्लियर है? कोई कुछ कहना चाहता है तो बताए।
कुछ तो बोलो। अगर कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा कि मैं फालतू की बकवास कर रहा हूँ इतनी देर से। आप लोग को या तो समझ में नहीं आ रहा या फिर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए कुछ तो बोल दो यार। इतना तो जुर्म मत करो मेरे ऊपर, है ना। देखो कितना पसीना निकल रहा है। सर ये वाला समझ में नहीं आया, जो इलेक्ट्रॉन गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये वाला। बिल्कुल समझिए, मैं अगर ए गैस लेता हूँ तब भी बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ही, मैं अगर बी गैस लेता हूँ तब भी बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ही। ये सब कौन सा प्रोसेस है? आज हम जानते हैं कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, आयोनाइजेशन। आप बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो एटम कोई भी हो, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो चीज तो फिक्स है ना, इलेक्ट्रॉन। तो चाहे मैं हाइड्रोजन गैस भरूं तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे मैं हीलियम गैस भरूं तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, चाहे मैं मतलब आर्गन गैस भरूं तब भी वो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, ऑक्सीजन भरूं तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दैट मीन्स गैस की प्रॉपर्टीज पे गैस के चेंज करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज है, उसका मास तो फिक्स है। दैट मीन्स मैं चाहे ऑक्सीजन गैस से इस सिलेंडर को भरूं, चाहे हाइड्रोजन गैस से भरूं, चाहे नाइट्रोजन गैस से भरूं, Q/m हमेशा इतना ही मिलेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। तो इसलिए ये फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है और ये किसी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, यस सर। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं, चलो। तो इसी तरीके से सेम टू सेम तरीके से प्रोटॉन की तरफ बढ़ेंगे हम, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गया और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया, ठीक है। ये वैल्यूज जो है जरूर याद रखिएगा, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पता होना चाहिए। सिमिलरली इसी सेम एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के आया? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। या उसी को हम बोलते हैं क्या? एनोड रेज, ठीक है। और भी नाम है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिनमें समझाने का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ वो आपको नोट्स की फॉर्म में तो मिल ही गए हैं, तो आप देख सकते हैं। कैथोड रेज को कैनल रेज बोलते हैं, एनोड रेज को एनल रेज बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आप पढ़ लीजिएगा। जो समझने वाला चीज है उस पर ध्यान दीजिए। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ, ठीक है। तो भैया ट्यूब तो वही था, सेम टू सेम। ट्यूब के अंदर नो डाउट इलेक्ट्रॉन बन गए, इलेक्ट्रॉन के अंदर कलर था, कलर से वो आइडेंटिफाई हो गए, कैथोड रेज बन गई, इलेक्ट्रॉन का Q/m निकाल लिया गया और उसको फंडामेंटल पार्टिकल घोषित कर दिया गया। हाँ, ये वाली बात भी है, कई लोग पूछते हैं किसने ये निकाला था, तो वो आंसर है J.J. थॉमसन। तो J.J. थॉमसन ने ही एक्सपेरिमेंट किया है और उसी के नाम पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, ठीक है। थॉमसन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। थॉमसन में आई थिंक P नहीं है, ठीक है, एस होगा लेकिन। तो J.J. थॉमसन इसका डिस्कवरर है। एनी आगे बढ़ते हैं। तो बहुत साल गुजर गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो आसानी से हो गई क्योंकि वो दिखते हैं, बट प्रोटॉन की डिस्कवरी आसानी से नहीं हो पाई। क्यों? दो रीजन थे। एक तो उनमें कोई कलर नहीं था, मतलब उनको हम देख नहीं पाते थे, और दूसरा इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग गैस में अलग अलग होती थी, ठीक है। तो हम किसी भी करेक्ट, मतलब मैं कहूँ कि रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। ये दो रीजन है, पहले समझते हैं एक एक रीजन को। तो जैसे ही हमने ये स्विच ऑन किया तो नो डाउट अगर मैंने इसके अंदर एक गैस भर रखा है और वैक्यूम पंप तो लगा ही होगा, सेम सेटअप है, प्रेशर बहुत ही कम होगा, A+ बनेंगे और सारे के सारे A+ पॉजिटिव एंड से तो रिपेल होंगे और नेगेटिव एंड की तरफ जाएंगे। समझ में आ रही बात? अब ये बात पक्की है कि कैसे सोचा गया इसके बारे में कि पॉजिटिव चार्ज है मतलब बनेगा। तो ये बात कहाँ से सोची गई? क्योंकि एटम क्या होता है? न्यूट्रल। अगर मुझे ये पता चल गया कि उसके अंदर से एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये बात पक्की है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसके ऊपर होना चाहिए। मतलब ये तो बेसिक आइडिया क्लियर था कि पॉजिटिव चार्ज भी बने होंगे, क्योंकि न्यूट्रल चीज अगर दो पार्ट में टूट रही है, एक पार्ट नेगेटिव है तो दूसरा पार्ट पॉजिटिव तो होगा ही होगा। समझ में आई बात? बेसिक आइडिया, कॉमन सेंस, santapanta.com, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो है
वो हमने डिस्कवर कर ली है, तो अब बारी है उस पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने की। तो फिर लोगों ने बोला कि यहाँ पे फ्लोरोसेंस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन मटेरियल पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाके स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो वहां पे एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्या, फ्लोरोसेंस मटेरियल या केमी फ्लोरोसेंस, केमिकल की वजह। एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल गया आपके ऊपर टकराया, तो जो भी एनर्जी ट्रांसफर हुई, कुछ एनर्जी विजिबल रेंज में निकल गई, मेरे को वहां पे एक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। इनमें एक बहुत ही फेमस पार्ट मतलब जो कंपाउंड है वो है जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड एक ऐसा कंपाउंड है, अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देता हूं और उसके ऊपर एक चार्ज को फेंकता हूं, तो चार्ज जहां पर टकराएगा वहां पे एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल खोजे गए जो कि लाइट को लेके सेंसिटिव थे, मतलब चार्ज को लेके सेंसिटिव थे और फोटोल्यूमिनेसेंस दिखाते थे कि उनके ऊपर कोई चार्ज पड़ा तो वो चमक गया। इसी सेम कंसेप्ट से जो पुराने जमाने की टीवीज हैं, जो सीआरटी मॉनिटर है, वो इसी टेक्निक पे वर्क करते हैं। अगर आप सीआरटी मॉनिटर को खोलोगे तो भैया उसमें वही सेम कैथोड एनोड मिलेगा, और जो आपका कैथोड है उसको वो परफोरेटेड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे, जो आपका स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको दिखता है इमेज, वो स्क्रीन पूरा का पूरा जिंक सल्फाइड से कोटेड होता है। ठीक है, समझ में आई बात। ट्यूबलाइट भी जिंक सल्फाइड से कोटेड, ताकि जैसी चार्ज उससे टकराए एक ब्राइट स्पॉट बने, और वही ब्राइटनेस क्या है, लाइट है आपके लिए, ल्यूमिनेसेंस है कि नहीं। समझ में आ रही बात सबको है नहीं। तो इस टाइप से ही काम होता है, आप समझ गए, क्लियर है। तो जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जो कि इस टाइप की प्रॉपर्टीज को दिखाता है। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहती हैं आप नसीमा जी, बोलिए। सर ये जो मतलब पिक्चर बनता है ना, लाइट तो ठीक है, मतलब कोई इसका मतलब ये पिक्चर उक्चर नहीं है, लेकिन वो ये जो सीआरटी है ना उसपे तो पिक्चर बनता है, वो कैसे, मतलब कलर कैसा होता है उसका, मतलब कैसे उन लोग ये करते हैं, सेपरेट करते हैं? कलर, जितने भी सीआरटी मॉनिटर है वो सब कलर नहीं होता है, वो सब ब्लैक एंड व्हाइट। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में आपको केवल दो ही चीजें चाहिए। आप अगर अपनी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में लेके जाएं तो वहां पे दो ही चीज होती है, एक होती है ब्राइटनेस और एक होती है कॉन्ट्रास्ट। फोटोग्राफी के ले लीजिए, फोटोग्राफी का एक शॉर्ट टर्म कोर्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दो चीजें होती हैं, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ब्राइटनेस का काम क्या है, जैसे आप जो भी फोटो खींचते हो ना, आप बोलते हो मेरा कैमरा 16 मेगापिक्सल है, 32 मेगापिक्सल है। तो मेगापिक्सल का मतलब क्या है, आपकी स्क्रीन, मेगा मतलब 10⁶। तो अगर आपका कैमरा 16 मेगापिक्सल है, मतलब 16 इंटू 10⁶ पिक्सल्स है। दैट मीन्स आपकी स्क्रीन को, ये आपका अगर स्क्रीन का डायमेंशन है, तो उसको मैं इतने पार्ट में तोड़ दूं, ऐसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम में। अगर आप अपनी स्क्रीन को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ऐसे कॉलम ही मिलेंगे, समझ में आई बात। इंडिविजुअल एक कॉलम जो है दैट इज नोन एज अ पिक्सल। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, ये पूरे में जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो या तो इस पिक्सल पर टकराएंगे तो ये ब्राइट हो जाएगा, या ये ब्राइट होगा, तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन टकराएगा वहां वहां ब्राइटनेस हो जाएगी, और रिमेनिंग जगह पे क्या रहेगा, डार्क रहेगा। तो जब बड़े स्केल पे तुम इसी चीज को देखोगे तो तुम्हें एक इमेज दिखाई देती है, समझ नहीं बात। आपकी जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है दैट इज समेशन ऑफ व्हाट, सम ब्राइट थिंग्स एंड सम व्हाट, डार्क थिंग्स। ब्राइट एंड डार्कनेस का ही मिक्स क्या है, इमेज है। समझ में आ रही बात। ओके, ये फोटोग्राफी का बेसिस है। तो छोटे लेवल पे अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ले आइए, उसको जब आप दूर से देखेंगे तो आपको पिक्चर दिखाई देगा, लेकिन आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको केवल और केवल क्या दिखेगा, जलती और बुझती हुई पिक्सल्स, और कुछ भी नहीं। समझ में आई बात, क्लियर है। और आजकल की टेक्नोलॉजी तो अलग हो गई, आपकी स्क्रीन अब सीआरटी नहीं है, आपकी स्क्रीन, आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है, ठीक है, आपके जो सीआरटी स्क्रीन है वो जमाना जा चुका है। ठीक है, आपकी जो स्क्रीन है वो तो अब एलसीडी एलईडी पे बेस्ड है, उसकी कंसेप्ट ही अलग है। ठीक है, लेकिन बेसिक आइडिया सेम है, शुरुआत सबकी यहाँ से हुई है।
ठीक है, फोटोग्राफी की शुरुआत पिक्सल से हुई है। ठीक, ओके मैडम नसीमा जी। हाँ सर, हाँ सर ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को अगर इन पॉजिटिव चार्ज को आइडेंटिफाई करना है, इनको देखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं एनोड को या फिर मैं कैथोड को क्या कर दूं, परफोरेटेड कर दूं। परफोरेटेड का मतलब क्या है, परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब है छेद कर देना। आपकी जो एनोड या कैथोड, ये तो क्या है, टॉप व्यू है, तो आपको ऐसा दिख रहा है लाइन लाइन, वास्तव में लाइन तो है नहीं, ये क्या है, हाथ की तरह है। मैं इस हाथ में बहुत सारे छेद कर दूं, ठीक है, जैसे आप छलनी लेते हैं ना, दूध मतलब चाय छानने वाली छलनी या फिर आटे को छानने वाली छलनी, तो छलनी कर देना इज नोन एज परफोरेशन। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं परफोरेशन कर दूंगा। मान लेते मैंने कैथोड को ही परफोरेटेड कर दिया, ठीक है, मतलब ये कैथोड है, इसको मैंने क्या कर दिया, पहले ये ऐसा था, अब मैंने इसको ऐसे ऐसे बना दिया, मतलब बहुत सारे छेद कर दिए इसके अंदर। ठीक है अभी भी ये कैथोड। तो होगा क्या, इन छेद के थ्रू, क्योंकि पार्टिकल आ रहे हैं, और जैसे ही पार्टिकल आएंगे तो इन छेद के थ्रू इससे पास आउट, इससे पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इससे पास करेंगे, और अगर मैंने सामने जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, इस जगह पे मैंने क्या कर दिया, ZnS की कोटिंग कर दी, तो होगा क्या, मुझे यहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखाई देंगे बहुत ज्यादा। तो प्रूव हो गया, मैं प्रूव करके बोल सकता हूँ कि अगर माइनस के पीछे मेरे को ब्राइट स्पॉट दिख रहे हैं, तो ये जरूर पॉजिटिव चार्ज होंगे जो कि मेरी तरफ आ रहे हैं। समझ में आई बात? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है समझने में, बताइए। देखो, सवाल पूछना आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं, और मैं सब्जेक्ट में मतलब वो नहीं करता हूँ, मतलब डिवीजन। अगर फिजिक्स में भी घुसना पड़े तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैथ में भी घुसना पड़े तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो टॉपिक में अगर फिजिक्स मैथ आ रही है, आई कैन एक्सप्लेन, तो टॉपिक में बिल्कुल फिजिक्स आ रहा है। बोलिए, क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो जब मैं परफोरेटेड कैथोड, आप यही सेम काम परफोरेटेड एनोड वाला भी कर सकते हो, कई बुक्स में परफोरेटेड एनोड को भी लिया जाता है, तो हम यहीं पे देख पाएंगे, यहीं पे इस साइड एनोड की साइड भी हमें ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे बनेगा कोई ना कोई प्लस, वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं, आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल करें, लेकिन परफोरेटेड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करने पे और ZnS टाइप के फोटो ल्यूमिनेसेंस कंपाउंड को कोटिंग कर देने से आपको ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज के, जो कि ये प्रूव करता है कि एटम केवल इलेक्ट्रॉन में डिवाइड नहीं हुआ, जब एटम इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हुआ तो साथ में एक पॉजिटिव चार्ज भी बना, क्योंकि एटम न्यूट्रल था, और न्यूट्रल मतलब डाल्टन का भी था और आज तक भी है, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। अगर एटम न्यूट्रल नहीं होगा तो हम सब भी तो एटम से ही मिलके बने हैं। टेक्निकली हम अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी का 60% 70% पार्ट क्या है, कार्बन। हमारा बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से है? आप किसी भी ऑर्गन सिस्टम में चले जाइए, आप किसी भी ऑर्गन को उठा लीजिए, टिश्यूज पे पहुंचेंगे, सेल पे पहुंचेंगे, सेल का कोई भी पार्ट हो, हर एक पार्ट मतलब किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड्स मेनली। अमीनो एसिड क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो चीफ कंपोनेंट तो आपके अंदर भी कार्बन ही है। एनी ऑर्गेनिक थिंग विच इज लिविंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। ठीक है, हम सब कार्बन से ही बने हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक मतलब मैं कहूँ घर है। ठीक है, समझ में आया सबको या नहीं? बोलो भाई, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताए। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बना, बट ये पॉजिटिव चार्ज में सेम प्रॉपर्टी थी, ये भी स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन ये ओरिजिनेट होता है कहाँ से? एनोड से, तो इसको एनोड रेस बोला गया। ये भी शैडो बनाता है, इसमें भी पार्टिकल नेचर है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि डिफर है, वो क्या है? ये वाला पॉइंट। जैसे कैथोड रेस का नेचर जो है वो गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बट इस केस में जो एनोड रेज है उनका जो नेचर है वो इंडिविजुअल गैस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग गैस का अलग अलग मास होगा, तो आपका जो स्पेसिफिक चार्ज है वो अलग अलग आएगा।
चार्ज तो सेम है आपका +1, लेकिन मास तो अलग होगा ना। हाइड्रोजन गैस लोगे तो मास आएगा 1 यूनिट, ऑक्सीजन लोगे तो मास आएगा 16 यूनिट, नाइट्रोजन लोगे तो मास आएगा 14 यूनिट। दैट मीन्स Q/m फिक्स नहीं हो पाया। समझ में आ रही बात? तो ये 2 रीजंस थे जिसकी वजह से एनोड या प्रोटॉन की डिस्कवरी में होने में कम से कम 20 साल लगे। अगर आप बुक्स में पढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी 1894 में, बट प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई 1911 के लगभग। समझ में आई बात? तो दैट मीन्स अराउंड 20 साल का गैप है। तो 20 साल तक लोग इसी से जूझते रहे कि वो प्लस चार्ज कहाँ गायब हो गया। फिर कई लोगों ने प्लस चार्ज को देखने का तरीका ढूंढा, क्योंकि जो हम नहीं देख पाते उसके लिए तरीका ढूंढते हैं। तरीका मिल गया, जिंक सल्फाइड परफोरेशन। तरीका मिलने के बाद भी लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जब उन्होंने ऑक्सीजन गैस भरा तो अलग Q/m आया, जब उन्होंने नाइट्रोजन गैस भरा तो अलग Q/m आया, जब हाइड्रोजन गैस भरा तो अलग Q/m आया। तो फिर कोई फंडामेंटल पार्टिकल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर नेचर ऑफ गैस पे पार्टिकल डिपेंड कर रहा है तो वो फंडामेंटल पार्टिकल कैसे होगा। समझ में आ रही सबको? बातें नहीं आ रही? बोलिए, मेरी भावनाएं आप तक पहुंची है नहीं? बोलिए। समझ में आया। समझ में आया सर। यस सर। ओके देन, चलिए। तो आज मतलब एक्चुअली क्या है, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, उतना ही पढ़ना चाहिए जितना समझ में है। ठीक है, समय भी हो गया है अपना। ओके, सो ऑफ कोर्स आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी की तरफ बढ़ेंगे और साथ में न्यूट्रॉन की बात करेंगे। और ये टॉपिक जो है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, ये नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली समाप्त हो जाएगा। फिर हम थोड़ी बात करेंगे आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डायपर्स, आइसो बार्स, जितने भी आइसो वाले टॉपिक हैं उनको भी एक बार देख लेंगे, उसके ऊपर सवाल। ठीक है, देन आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है, एक आइडियल स्टूडेंट के 3 काम होते हैं। सबसे पहले अगली क्लास की तैयारी करके आना, चाहे समझ में आए या ना आए, बेसिक रीडिंग जरूर लगा के आइए, ताकि क्लास में आप ज़्यादा साइकोलॉजिकली कनेक्टेड फील करें। दूसरा, क्लास में सिंसियर रहिए। तीसरा, जो भी होमवर्क दिया है उसको पूरा करिए। जब आप ये 3 काम करेंगे रेगुलरली, तभी आप एक आइडियल स्टूडेंट बनेंगे और सिलेक्ट हो पाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज वाले नोट्स जो है मैं ग्रुप में अभी डाल रहा हूँ, यू कैन चेक। Thank you, sir. सर। Okay, sir. ओके मैडम, बाय बाय। देखिए, मैंने ग्रुप में भेजा है, आप लोगों को रिसीव हुआ क्या? हाँ, यस ना ना, सर। चलिए ठीक है। यस सर। ओके देन, बाय बाय।